So good evening everyone. Hello, namaskar, दोस्तों कैसे हैं? I hope you are doing good. So here we are, Wednesday live, ELM live, and yet again I am with one of the superstars who has given us amazing content on face to face. And Sandeep ji is known to everyone, so I don't have to put any words of introduction for you. Sandeep ji, कैसे हैं? वाह व्हाट एन इंट्रोडक्शन और क्या एनर्जी है विवेक जी। आज आजकल आई थिंक जो आप जो वर्कआउट तो पहले भी करते थे और अब वर्कआउट करने के बाद जो इम्पैक्ट है वो दिखने लगा है। जैसे मार्केट्स में कई बार वो रिसर्च का इम्पैक्ट बाद में दिखता है, तो वैसे ही आपका इम्पैक्ट दिखने लगा और एनर्जी आई कैन फील द डिफरेंस। मैंने आपके साथ फेस टू फेस भी किया है, मैंने वेबिनार्स भी 2-3 किए हैं, बट दिस टाइम इट्स टोटली डिफरेंट। सो वैसे ही मुझे लग रहा है कि और एनर्जी मुझे भी डालनी पड़ेगी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हैव अ ग्रेट session today. Fantastic. Thank you. Thank you for kind words. You have been always, having kind words for me. So thank you so much. We go back long way. Commodities में हम लोग दोनों ने अपना करियर चालू किया था, तो it's a history. The way we have I was missing you today, विवेक जी। आप काफी बिजी रहते हैं आजकल, आपका बहुत सोशल मीडिया प्रेजेंस या वेबसाइट्स या इतने एप्स वगैरह बहुत काम है। अदरवाइज जो हम लोग अभी इवेंट में थे, वी वर विद द एनसीडीएक्स एमडी, तो वहां पे मैंने बोला एनसीडीएक्स वाज आवर फर्स्ट लव, बट शादी हमने इक्विटीज के साथ कर लिया, तो अब इसलिए यहाँ निभा रहे हैं। एंड वी स्टार्टेड विद एनसीडीएक्स एंड एमसीएक्स टुगेदर। Yes. Aaj, Sandeep ji, we will take a lot of questions from audience because the whole format of ELM Live is कि face to face में हमने बहुत सारी बातें की and really impressed with the content which you have given to all of us. But कई बातें अधूरी रह गई हों या लोगों के फॉलो अप क्वेश्चंस हो उसको लेके, तो वो सारी चर्चा करेंगे और थोड़ा कैंडिड कॉन्वर्सेशन भी करेंगे चीजों को लेके, हाउ इज लाइफ एक्सेट्रा। बट उसके पहले छोटा सा स्नाइपेट्स आपसे, मार्केट क्या लग रहा है, व्हाट इज योर फीलिंग? ऑल्दो टीवी पे आपको लिटरली रोज सुनते हैं, बट स्पेशल हमारे लिए कुछ बताइए कि व्हाट इज योर फीलिंग ऑफ द मार्केट राइट नाउ? थैंक यू विवेक जी अगेन। काइंड वर्ड्स तो एक छोटा आपने अंडरस्टेटमेंट दे दिया। मैं आपके लिए, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, मैं बता नहीं सकता आपको। अरे ऐसे मत बोलिए संदीप जी। I love you, I respect you, and you are the blue eyed boy of the markets nowadays। and मुझे ऐसा लगता है जो काम आप कर रहे हैं, like using the social media, लोग बाग सोशल मीडिया को कई बार बोलते हैं कि मिसयूज होता है, बट आपने राइटली यूज करके जिस तरीके से फाइनेंशियल एडुकेशन को आप स्प्रेड कर रहे हैं, सो आई एम ऑल देयर विथ यू एंड आई लव दिस इनिशिएटिव। एंड हर बार मुझे जब भी आप इनवाइट करते हैं, तो आई एम ऑल द मोर वेरी एक्साइटेड कि मैं आऊं और विवेक जी के साथ जितना भी कर सकूं। आपके सामने तो मैं बहुत कम कर रहा हूं, बट जो भी कर सकूं आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव कि फेस टू फेस पे हमने जो कंटेंट दिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर अप्रिशिएटिंग माय कंटेंट। एंड मैंने वाकई में दिल से बताता हूं, मैंने बहुत मेहनत की थी, और वो जो कंटेंट था स्पेसिफिकली जब मैं फेस टू फेस में आया था, आई थिंक सितंबर मंथ लास्ट ईयर, और सितंबर के पहले या तो जुलाई में आए थे, बहुत मेहनत की थी। एंड आपने मुझे गाइडेंस भी दी थी कि आप किस तरीके से इसको और बेटर कर सकते हैं। सो आई मस्ट एडमिट दैट एंड आई रियली वर्क हार्ड ऑन इट। एंड देन हमने कोशिश की कि कैसे उसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ऑप्शन सबको मिक्स करें। एंड बिलीव मी, तब और अब में मार्केट में इतना फर्क है। तब कोई भी चीज बताना और तब कोई भी स्टॉक बताना, और मैंने उस लिस्ट से जो स्टॉक्स को मैं अब देखता हूं, क्योंकि उसके बाद मैंने 3 और वेबिनार शायद आपकी ग्रुप के साथ किया है, एंड मार्च की 6-7 तारीख को भी एक हमने सुपर 6 किया था। सो देखता हूं बहुत सारे स्टॉक्स उसमें से मल्टी बैगर्स बने, एक साल में 100 मतलब 10 15 गुना भी निकले हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म दैट वी कैन रियली शेयर, एंड आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी कि मुझे कई लोग मेरी एनालिसिस के ऊपर, मुझे अच्छी बातें तो मैं बहुत सुन रहा हूँ, बोले वो ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो, या विवेक जी ने भी अप्रिशिएट किया, बट कहीं भी कोई भी चीज गलत की हो तो प्लीज बताइएगा, बिकॉज एट टाइम्स सारी चीजें जानना 8000 कंपनियों पे इट इज लिटरली इम्पॉसिबल। व्हाट वी कैन डू इज फॉलो अ प्रोसेस एंड वी कैन गाइड। टेक्निकल समझते हैं, फंडामेंटल समझते हैं, बट कई बार बिटवीन द लाइन और कई बार इंजीनियरिंग हो जाती है, भले वो फंडामेंटल्स के साथ लोग टेपर डाउन कर लेते हैं या फिर टेक्निकल्स पे, चार्ट्स पे दिखता अच्छा। तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे प्लीज क्वेश्चंस में you appreciate also and you criticize also, I'll take it as a very healthy feedback. Absolutely. We all know how open you are for feedback, so we will definitely keep on sending you the feedback. पर अभी मुझे बताइए, आप इस क्वेश्चन से छिपिए मत, मुझे बताइए मार्केट क्या लग रहा है।
ये कई बार क्या होता है, ज्यादा बात करना, और आपने कैंडिड बोला ना, तो मैं ज्यादा कैंडिड हो गया। मार्केट्स में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कॉशियस हूं। मैं पिछले 7-8 दिनों से, 10 दिनों से, लास्ट मंडे से इनफैक्ट एक स्टेटमेंट मैंने ट्वीट भी किया था, आई एम वेरी एग्रेसिव ऑन डिफेंसिव। तो मैं अब डिफेंसिव मैकेनिज्म पे चला गया हूं। डिफेंसिव मतलब आईटी, फार्मा, एफएमसीजी तो एज अ सेक्टर होता है, बट अदरवाइज ऑल्सो हर सेक्टर के अंदर जो डिफेंसिव स्टॉक है, जिनका बीटा वैल्यू बहुत हाई नहीं हो, और या फिर वो लोग कंसोलिडेटेड हो, कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल्स को बहुत देखता हूं व्हेन इट इज कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ ट्रेड्स। तो मुझे लगता है जो 200 डेमा के आसपास, या अपने सारे एवरेजेस के आसपास चले, या फिर बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है आप देखिएगा 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200, ये सारे डेमास को हम देखते हैं, बट कई स्टॉक बहुत ऊपर चले जाते हैं, अपने 10 डेमा के भी ऊपर। तो अपन कंसोलिडेटेड स्टॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे जो मार्केट में जो दिख रहा है, अभी तक तो मार्केट ऐसा लगता है कि एक डबल टॉप बनाया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 15,900 का जो लेवल है, पिछली बार अभी जो कल जो हुआ, सिर्फ 5 पॉइंट से निफ्टी रह गया, क्रॉस नहीं कर पाया, वहां प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और जो इंट्राडे के अंदर जो बार बार जो इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, 2 दिन हमने देखा कि बहुत नीचे जाके ऊपर रिकवर किया, और 2 दिन हमने देखा ऊपर जाके नीचे आके बंद हुआ मार्केट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट मार्केट इज नाउ लुकिंग फॉर डायरेक्शंस ईदर साइड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 15,500-600 एक रेंज है नीचे की साइड में, जहां एक बार सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर 15,900-16,000 एक रेंज है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो देयर इज अ वेरी टाइट रेंज नाउ, बट व्हाट आई फील इज 15,300 जो कि 20 डेमा है मार्केट का, 50 डेमा, वहां पे आके अगर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके वापस से जब बाउंस करेगा, तो और पिछली बार का ये टॉप भी है, सो दैट विल बिकम अ वेरी वेरी हेल्दी करेक्शन, एंड वहां फिर अच्छा पैसा आएगा, नया पैसा आएगा, जो साइडलाइंस में पैसा पड़ा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एफआईआईज भी अपनी जो लिक्विडिटी है उसको निकाल रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस नाउ। डबल टॉप डिसाइसिवली 16,000 के लेवल्स को क्रॉस करे, देखते हैं कल कटान है, नई कटान कैसी रहती है, नया जुलाई का महीना आ रहा है। और एक और चीज, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और कई कंपनीज के रिजल्ट्स चूंकि डिलेड हो गए, तो हो सकता है ये रैली प्रोलॉन्ग थी, बट अब हमें लगता है कंसोलिडेशन है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यस, वी आर नॉट बेरिश, बट एट द सेम टाइम वी आर कॉशियसली बुलिश। एक पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड होता है कॉशियसली बुलिश, सो कॉशियसली बुलिश है, एंड वी आर वेरी वेरी क्वालिटी स्पेसिफिक। कोई भी स्टॉक्स में, वो अभी क्या हो रहा है, हर स्टॉक चल रहे हैं, मतलब अगर वर्ड्स बोले तो गधे और घोड़े की अगर बात करें, सारी चीजें चल रही है, बट नाउ वी आर रियली वर्किंग ऑन क्वालिटी, एंड वी शुड स्टिक टू आवर क्वालिटी। सो क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, अनवांटेड मनी होना चाहिए, एंड अनबोरोड मनी होना चाहिए। सो ये 3 चीज होगी तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे। ओके, सो क्वालिटी, अनबोरोड मनी, और दूसरा आपने क्या बोला था? अनलिवरेज्ड, मतलब अननेसेसरी लिवरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक संदीप जी, अनवांटेड मनी आल्सो, सॉरी, अनवांटेड। ओके, गॉट इट, गॉट इट। मतलब आपका नीड का पैसा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए जो मार्केट में होना चाहिए अभी। करेक्ट है संदीप जी। आपके ना वो जी के अंदर में बड़ा अच्छा कैप्सूल चलता है, जैन साहब वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई रियली लाइक दैट। हाउ डू यू कम आउट विद दीज ऑसम आइडियाज? ओह वाह वाह वाह, मुझे ये अच्छा लग रहा है विवेक जी कि आपको भी इतना समय मिलता है, आप देखते हो जैन साहब के जेम्स सुबह 9:30 बजे, एंड ऑसम। एक्चुअली शुरुआत में तो क्या था, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैन साहब के जेम्स 2 बहुत पॉपुलर हुआ है, एंड थैंक्स टू अनिल जी ऑल्सो, थैंक्स टू जी बिजनेस, एंड कुछ हमारी रिसर्च थी, मेरी टीम ने भी बहुत हेल्प किया मुझे, और काफी हद तक जब हम इंटरेक्ट करते हैं ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे, सब जगह, तो काफी आइडियाज आती है। तो मैंने हमेशा, और कुछ मैंने जो सॉफ्टवेयर हमें, एक तो थैंक यू सो मच टू स्टॉकेज ऑल्सो, आई हैव बीन वेरी रेगुलर यूजर ऑफ स्टॉकेज, और 2-3 एप्स को मैं रेगुलरली यूज करता हूँ आइडियाज ढूंढने के लिए, और उससे मैंने काफी आइडियाज निकाले भी हैं, क्योंकि कई चीजें स्क्रीन करके आप लोग हमें जब देते हैं, तो कई बार रेगुलर नाम नहीं आके जो अटपटे नाम होते हैं, जिनको आपने ऑसम कहा, या अनसंग नेम्स होते हैं, अनसंग हीरोज, उनको फिर हम और फर्दर उनके अंदर डिग इन करते हैं। एक बार नाम आ जाना चाहिए, फिर उसको हम देखते हैं कि कैसे उसके फंडामेंटल्स है, कैसे टेक्निकल्स है, उसकी क्रेडिट एनालिसिस करते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स को देखते हैं, क्योंकि आजकल देखिए, बीइंग आवर रेगुलेटर वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, एक चीज तो माननी पड़ेगी, तो इवन जो क्रेडिट एजेंसीज है वो भी रेगुलेटेड है। तो आजकल वो लोग भी पहले भी अच्छा काम करते थे, और अब और ज्यादा अच्छा काम करने लगे वो लोग, और वो लोग की जो रिपोर्ट्स है उनको पढ़िए, उसमें बहुत इनपुट्स और इनसाइट्स मिलते हैं, और लेटेस्ट रिपोर्ट हो तो और बढ़िया, और पुरानी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स में कोई ना कोई इश्यू है। ये एक आप वर्ड जो है, द इश्यूअर इज नॉट कोऑपरेटिंग, ये बहुत बड़ी लाइन है। और अगर डाउनग्रेड्स और अपग्रेड्स होते हैं, इन सबको देखिए, मैं इन चीजों को देखता हूं और फिर मैं कोशिश करता हूं कि अभी, और हाँ, और जैन साहब के जेम्स में क्या हुआ, एक किस्मत भी मेरे साथ थी कि हमने इसको स्टार्ट किया जुलाई की 27 तारीख को लास्ट ईयर। और आपको याद होना चाहिए कि अगस्त में, जुलाई अगस्त में धीरे धीरे अनलॉक की थीम शुरू हो गई और इकोनॉमी वापस से पटरी पे आने लगी और मार्केट्स इतने गिरे हुए थे कि आइडियाज रोज मिल रहे थे मुझे। मैं आई विल एडमिट दिस कि आई हैव बीन लकी। और ठीक है, मेरा एक प्रोसेस था, मेरे एफर्ट्स थे, वो एक अलग चीज है, बट कहीं ना कहीं मार्केट्स भी ऐसे थे। और आज अब बोलते हैं तो आज भी मुझे आइडियाज मिल रहे हैं। और 27 जुलाई तक पूरा 1 साल हो जाएगा। मैंने एक कमिटमेंट टीवी पे किया है, मैंने अनिल जी को भी किया कि मैं एक भी आइडिया रिपीट नहीं करूंगा। सो अभी तक की वजह से रोज आइडियाज मिल रही है, क्योंकि देखिए 8000 स्टॉक्स है जिसमें से 4000 4500 स्टॉक्स में ट्रेडिंग ठीक से होती है। और उसमें मैंने देखी कि 800 से 900 स्टॉक है जहां पे क्वालिटी के साथ इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है। और उसमें फिर मैं देखता हूं कि 200 करोड़ के ऊपर हो कंपनी और थोड़ी लिक्विडिटी भी, क्योंकि इवन जी बिजनेस इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू लिक्विडिटी एंड क्वालिटी आल्सो। वो लोग भी अपनी पूरी एक नेगेटिव लिस्ट पॉजिटिव लिस्ट सब बना रखे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टॉक्स बेचते हैं तो उनका मैसेज आया था सर इट इज इन आवर नेगेटिव लिस्ट। मीडिया के तरीके होते हैं, उनको कई बार दे आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्म्ड आल्सो, उनके पास रहती है खबर, या कई बार उनको पता चलता है कई चीजों का। और दूसरा ये कि इसमें लिक्विडिटी नहीं देंगे, सो ये भी एक इश्यू रहता है। सो फिर भी आइडियाज मिलती है और मिलती रहेगी। और अब मैं धीरे धीरे मार्केट कैप को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्टॉक्स की मार्केट कैप इतनी बढ़ गई है, जो पहले 50 करोड़ 100 करोड़ के होते तो 250 करोड़ के हो गए, जो 1000-2000 करोड़ की कंपनियां 5000 करोड़ की हो गई। आजकल कोई भी क्लाइंट से पूछो या कोई भी लीड्स आती है तो आजकल ऐसा हो गया 25-50 लाख की तो नॉर्मल हो गई, 1 करोड़ की लीड्स भी बहुत आराम से आती है, क्योंकि लोगों का पोर्टफोलियो का साइज बढ़ा है। So that's a very good thing which is happening. So I'm very happy and I'm very bullish on my gems. Right. So संदीप जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया कि अगर कोई नया मार्केट में आया है जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल है, तो कल ही मेरे को कोई पूछ रहा था कि अगर मैं लार्ज कैप में डालूंगा तो रिटर्न एकदम धीरे धीरे आएगा, और अगर मैं स्मॉल कैप में डालूंगा तो पॉसिबिलिटी आई है लेकिन रिस्क भी आई है। आपको लगता है अभी मार्केट, जो इंडिया का मार्केट है, इसमें स्मॉल कैप्स में अभी भी बहुत जेम्स हैं जिनमें पैसे डालें तो वो 1 लाख मल्टीप्लाई होने की पॉसिबिलिटीज है, या लार्ज कैप में तो एलोकेशन कितना होना चाहिए? अगर मैं पूछूं कि 1 लाख रुपए का एलोकेशन किस में कितना करना चाहिए? देखिए विवेक जी, इस पे मैंने एक वेबिनार किया था अभी जीतो का, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 5 जून को। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक वापस से जैन इंजीनियर सोसाइटी को वो चीज अच्छी लगी तो सेम वेबिनार रिपीट किया। फिर उसके बाद फिर जीतो नॉट दिल्ली के साथ किया। सो इसी के ऊपर मैंने 2.5 घंटे बात की है। सो रीजन तो यही बिगिनर्स, क्योंकि आजकल ये जो जनरेशन जी बोलेंगे या न्यू जनरेशन जो भी मिलेनियल्स जो आए हैं, वो लोग सब लोग, बट वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है। जिस समय पे हम ट्रेडिंग कर रहे थे, हम एक्चुअली में बेवकूफी में, मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूं, मैंने बहुत बेवकूफी में बहुत पैसे खोए हैं। मैं 92-93 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 11th-12th में था तभी। और उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन करा था तो मैं आईपीओ में, तब 4000 आईपीओ आए थे, 92 से लेकर 96 तक 4000 आईपीओ, और एक से एक खराब आईपीओ, मतलब बोलते हैं ना, एक से एक बढ़िया आईपीओ, एक से एक खराब आईपीओ, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स उनकी कंपनियों में। और मेरी एक अच्छी आदत थी कि मैं ना बहुत ढूंढते रहता था, घूमते रहता था, और मैं कंपनियों की ऑफिस जाके देखता था कि ऑफिस कैसी है। तो देखते थे कई कंपनियां बंद हो गई और उनके शेयर्स हमारे पास, और उसके मैंने खूब एवरेजिंग भी कर ली, और वहां डस्ट पड़ी है, कोई वहां वॉचमैन के अलावा कोई नहीं है। सो गलतियां की। फिर मिस्टर रमेश दमानी, जो आपके भी मैं बोलूंगा कि गुरु और मेंटर हैं, और मेरे भी मेंटर रहे हैं, आप तो उनके अर्जुनों में उनका एकलव्य होंगे, बस इतना ही फर्क है। सही सही कि आपका रोज मिलना होता उनसे, साथ में आप लोग अब स्टॉकेज में ही, और मैं उनसे एक बार उस टाइम पे मिला और बाद में बहुत सीखा, फिर मैं मार्केट से निकला। तो मैं एज अ बिगिनर में इसलिए स्टोरी बता रहा हूं कि लोग ये गलतियां सब करेंगे, बट मैं यही बोल रहा था कि जो भी बिगिनर है, सबसे पहले तो वो उनका जो बिजनेस है उसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो ऑक्यूपेशन है उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, और कितना टाइम है उनके पास, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। क्या एज है, क्या इनकम है। फिर अगर कोई लॉस हो जाए तो उससे आपकी नींद तो नहीं उड़े,
सो बहुत सारे हम लोग एक रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर को एक प्रॉपर तरीके से फिलअप करवाते हैं, देन वी सजेस्ट देम। एंड आई थिंक विवेक जी यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैंने आपका अभी रिसेंटली आप वॉक करते करते, मॉर्निंग वॉक करते करते कई आप वीडियोस भी बना रहे हैं, एंड बिगिनर्स के लिए शायद यू आर गिविंग लॉट्स ऑफ कंटेंट्स ऑन ई-लर्न मार्केट्स आल्सो इन स्टॉकेज, और हर जगह मिलता है। बट मेरी एक राय यही रहेगी कि जो भी मार्केट में पहले आए, पहले तो वो पढ़े। अगर स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, सीए है, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट सब होते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब क्वालिफिकेशन नहीं होता है, मतलब पढ़ाई करने की जिनमें इच्छा हो। आजकल बेस्ट पार्ट क्या है, जब हम थे तो स्टॉक मार्केट और इंग्लिश एक साथ साथ चलती थी। उस टाइम पे हिंदी चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे, और इंग्लिश बोलो तो ही आपको लगता था कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्रेनी एनालिस्ट। बट आज की डेट में हिंदी में इतने कंटेंट, और यूट्यूब में जिस तरीके से मैं आपको भी देख रहा हूँ, कितने आपके भी रोज सब्सक्राइबर्स ऐड होते हैं बिकॉज, और आप जैसे और भी बहुत लोग कर रही है एडुकेशन। सो यूट्यूब पे पढ़िए, आप यूट्यूब पे देखिए, पहले आप मार्केट के बारे में सीख के फिर इस मार्केट में आइए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप मैथमेटिक्स में और इंजीनियर हो तो आप टेक्निकल्स भी अच्छे से सीखोगे, क्योंकि आपका वो लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगता है, आप हिस्ट्री और सपोज सोशल स्टडीज में अच्छे स्टूडेंट है तो आप फंडामेंटल्स में आइए। ये मतलब ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिलेट करने की, क्योंकि मैंने देखा जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं मैथ्स के ग्रेजुएट्स लोग अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियर्स अच्छा कर रहे हैं, सीएस अच्छा कर रहे हैं, और फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं ये लोग जो लोग अच्छा पढ़ सकते हैं, जो लोग हिस्ट्री समझते हैं या याद रख सकते हैं, ये थोड़ी सी इररिलेवेंट लग सकती है डिस्कशन, बट दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू एनालाइज एंड काउंसिल माय क्लाइंट्स, एंड आई अटेंड टू ईच एंड एवरी कॉल। मेरे पास एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट का फोन आए, या किसी के पास 50 करोड़ का पोर्टफोलियो और बड़े से बड़ा इक्विटी इन्वेस्टर जिनके पास 1% इक्विटी कई स्टॉक्स में होंगी, वो भी बात करते, तो मैं सबसे उसी तरीके से बात करता हूं, क्योंकि हर जने से आपको एक एक नया पर्सपेक्टिव सीखने को मिलता है। सो पहले आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स अगर हो जाए आपका, उसके बाद आप मार्केट में आए, और मार्केट में मिनिमम जब तक 10 लाख की कैपिटल नहीं हो आपकी, तो डोंट लुक टुवर्ड्स मार्केट। 10 लाख पे 2 लाख रुपया कमाओगे, 2 लाख रुपया का मतलब होता है 16-17 हजार रुपया महीना। अब आपकी अगर पगार है 2 लाख रुपया और आप 16-17 हजार के पीछे भागोगे, तो आपके करियर में 5 से 10% की ग्रोथ तो वैसे ही मिलती है आपको। सो व्हाई अननेसेसरली डिवोट टाइम टू अ एक्टिविटी व्हिच माइट डिस्टर्ब योर ग्रोथ इन योर करियर। तो ये बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, एक बार फिर से करते हैं डिस्कशन। आपने कहा कि 10 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए मार्केट में अगर करियर बनाना है तो, ठीक है। हाँ, तो टिपिकली 10 लाख का कैपिटल पे अगर कोई एक्टिव इन्वॉल्व है मार्केट में, तो आपके हिसाब से महीने का कितना रिटर्न उसका बनना चाहिए? बस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, पॉइंट पकड़ा एकदम। 10 लाख जो है मैं सेकेंडरी मार्केट के लिए कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। करेक्ट। क्योंकि मेरे पास कोई भी 5 से 10 लाख का फोन आता है, बोला प्लीज डोंट गेट इनटू द मार्केट्स अननेसेसरली। आप इनडायरेक्टली ईटीएफ्स में लगाइए, पैसिवली आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, और आईपीओस में लगाइए, और ओएफएस में, उसको हम लोग प्राइमरी पार्टिसिपेशन इन मार्केट्स बोलते हैं। ओके। एंड एकदम मैंने क्लासिफाई किया, जो कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में या कहीं भी अपने इकोसिस्टम में इस चीज को इतने अच्छे से क्लासिफाई बहुत कम लोग कर पाए हैं, जिसको मैंने प्योरली, क्योंकि मैं जब मार्केट में आता तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि अभी अपने को सेकेंडरी मार्केट नहीं करना, सिर्फ प्राइमरी मार्केट करना है। वो अपनी विजडम से, जो पढ़ी हुई नहीं है बट उनका कॉमन सेंस इतना अच्छा है कि शी इज अ वेरी वेरी क्वालिफाइड पर्सन बाय कॉमन सेंस, तो बोले कि अपने को सेकेंडरी मार्केट में तुम्हारी स्टडीज खराब हो जाएगी, तो तुम आईपीओ में लगाओ पैसा। तो मैंने आईपीओ में लगाया 2 साल तक, मगर प्रॉब्लम क्या आती है, 2 साल आईपीओ में लगाते हैं ना, अलॉटमेंट नहीं आता, मजा नहीं आता है, फिर आप धीरे धीरे वो बियर से लेकर विस्की तक की जर्नी हो जाती है, वो वीकेंड से लेकर रेगुलर तक की जर्नी हो जाती है, और लोग अननेसेसरली उसमें घुस जाते हैं। बट यस, 10 लाख का आपका जो क्वेश्चन है, अगर 10 लाख रुपया आपके पास है और आप आते हो, तो आपको ऑप्शंस में अगर काम करना, तो आप पहले पूरी ग्रीक्स ऑप्शंस पूरी आप ट्रेनिंग लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आप लोग के साथ पास भी 2-3 अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, विच आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन्वॉल्व। तो मुझे लगता है कि उन इंस्टीट्यूट्स में जाके आप पहले कोर्स कीजिए। आप अननेसेसरली कार ड्राइविंग, मैंने गाड़ी बिना सीखे चलाना स्टार्ट कर दिया था, मेरे यहाँ आज भी मार्क है, और मैं एक्सीडेंट कर दिया बिकॉज मुझे एक्चुअली में नहीं आता था, और मैंने गलत गाड़ी चलाई। फिर मैं ड्राइविंग स्कूल जब गया तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने कितनी बड़ी ब्लंडर की है कि मैं बिना गाड़ी को ठीक से सीखे मैं गाड़ी चला लिया, एंड लकीली बच गया, वो बात अलग है। तो मैं यही कहूंगा कि बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बिना कोचिंग के, बिना एडुकेशन के आप स्टॉक मार्केट में प्लीज मत आइए। आपको मेंटोर भी बनाना पड़ेगा, और 10 लाख रुपया अगर आप करते हो और बहुत
एक्सपीरियंस्ड और बहुत बढ़िया होंगे तो 25 से 30% का रिटर्न सालाना जनरेट कर लिया तो आप समझिएगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया लाइफ का। तो मान लेते हैं चलिए कि 10 लाख पे 30% रिटर्न मतलब साल का 3 लाख रुपया। साल का 3 लाख रुपया मतलब अप्रोक्सीमेटली आई थिंक अपने 25,000 बात 25,000 रुपया महीना। तो आपने जो एक बात बोली कि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आप 25,000 रुपया महीना से ज्यादा कमा रहे हैं तो वहां पर सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक नेचुरल ग्रोथ होती है, बट ऑब्वियसली वो ग्रोथ लीनियर होगी, वो पैराबोलिक ग्रोथ नहीं हो सकती है उसके अंदर में। स्टॉक मार्केट में अगर मैं 10 लाख रुपए से 5 साल काम कर रहा हूं तो छठवां साल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो जे कर्व ग्रोथ आएगा, क्योंकि सुपर एक्सपीरियंस और नॉलेज का स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है जो कि सैलरी के अंदर में नहीं होता है। एक पॉइंट पे जाके आप शायद उसको फ्लैट कर देते हैं। बिल्कुल। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि 10 लाख का कैपिटल पे 25% रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं बोला, ये बहुत अच्छा होगा तो आप 26% 30% कमाओगे, वो भी आप पूरा सीखने के बाद। आप अगर लेकिन बहुत कम है। ये देखिए एक पॉइंट भरत भरत भाटिया जी भी बोल रहे हैं कि बहुत कम है। 10 लाख रुपए लेके शेयर बाजार में अगर आएंगे तो 25,000 रुपया महीने के लिए थोड़ी ना आएंगे संदीप जी। अरे सर मैं तो 26% की ग्रोथ दे दूं ना मेरे क्लाइंट्स को तो हाँ। मेरे लाइन लग जाए यहाँ पे ऑफिस में, और 26% से ज्यादा मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब मेरे भी अगर हम लोग एल्गोस चलाते हैं, कई चीजें बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर ड्रिवन हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एल्गो, उसमें 28% का रिटर्न आ रहा है एंड 26% की ग्रोथ से अगर आप 10 साल पैसा ग्रो कर लेते तो 10 गुना हो जाता है। आप अगर राकेश झुनझुनवाला जी की भी स्टोरी देखेंगे पीछे जाके तो अगर उन्होंने 30 साल पहले 10 करोड़ से स्टार्ट किया अगर अपनी जर्नी को, तो उन्होंने नेक्स्ट 10 साल में 100 करोड़ किया, उसके नेक्स्ट 10 साल यानी कि 20 साल में उन्होंने 1000 करोड़ किया और उसके नेक्स्ट 10 साल में उन्होंने 10,000 करोड़ किया। सो 26% इज अ वेरी वेरी डिसेंट नंबर। ये एक नंबर ऐसा है, यही तक ही आप दिमाग लगाइए, उससे ज्यादा लगाएंगे तो आपको अननेसेसरी रिस्क लेनी पड़ेगी मार्केट में और आप खोएंगे, उल्टे मुंह गिर सकते हैं। संदीप जी 1 लाख रुपए जिसके पास है वो क्या करे? यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैंने इसका भी मेरा एक वेबिनार था 18 अप्रैल लास्ट ईयर, और मैंने क्या किया था कि मैंने बताया कि कई बार 1 लाख रुपए है ना कोई आदमी के पास, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसको एडुकेशन में खर्चा कीजिए, आप अपने आप को इक्विप कीजिए आप कि मुझे स्टॉक मार्केट आता है, और आईपीओ में, ओएफएस में, म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा लगाइए और फिर किसी के, और थोड़ी बहुत पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप जाइए किसी के पास और आप जॉब कीजिए जिसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, और उसको आप बोलिए कि मैं आपके यहाँ पे मैं आपकी ट्रेडिंग को संभालूंगा, रिस्क आपकी 100% और प्रॉफिट में मेरे को 10 से 15% आप शेयर दे दीजिएगा। एकदम सिंपल बात है, ये चीजें मैं एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं जो कि आपको कोई भी किताब में, कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताएंगे कोई। संदीप जी आज कौन से मूड में और क्या क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, ये रियलिटी चेक दे रहे हैं आप, मतलब ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल बात है कि 1 लाख रुपए से आदमी घर कैसे चलाएगा, और आपने जो सोल्यूशन दिया है बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है। जनरली लोग पसंद ही करेंगे सोल्यूशन को। काफी लोग बोलेंगे ये चीज कि अरे ये क्या बात हुई, 1 लाख से मुझे 1 करोड़ रुपया बनाना था, ये तो मुझे जॉब में लगा रहे। नहीं, आप अगर 1 करोड़ रुपया किसी का मैनेज करते हैं और आप अगर 20-25 लाख रुपया कमा के देते हैं उनको, 26 लाख रुपया, अपन ने जो वो होली ग्रेल फिगर जब 26% बात कर ही ली है, 26 लाख रुपया कमा दिया, 26 लाख में आपको अगर वो 20% देते तो 5,20,000 रुपए हो गए ना आपके। 5,20,000 अगर आप हर साल 2-3 साल, और इस 5,20,000 को आपको वहां से निकालना है और आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, या आपको दूसरी जगह उस पैसे को डालना है, यहां से निकलते जाएंगे आपके पैसे, या फिर यही स्टॉक को आप अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो बना के वहां पे डालते जाएंगे। तो ऐसे करके 2-3 साल 4 साल लगते कैपिटल बनने में। विवेक जी, आप और हमने जर्नी देखी है, दो यू लुक वेरी यंग, मैं थोड़ा थोड़ा ठीक है जैसा भी दिखता हूं, तो वो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये बहुत समय लगा, और 20 साल 25 साल लग गए हैं विवेक जी तो इस जर्नी तक पहुंचने में, और शुरू के 5-10 साल बहुत बड़े स्ट्रगल थे एंड वी रियली स्ट्रगल्ड हार्ड। पहले हमने ब्रोकिंग से पैसा बनाया, बिजनेस किया, और एक और चीज, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में रहिए, आप उसकी सब ब्रोकरशिप लीजिए कोई कंपनी की, आप किसी के बिजनेस पार्टनर बनिए, आप सेल्स कीजिए इस प्रोडक्ट की, आपको धीरे धीरे इतनी नॉलेज हो जाएगी। सो आपको देखिए पेशेंस तो रखना पड़ेगा,
पैसा बनाने के लिए भी पेशेंस रखना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करने के लिए भी पेशेंस रखना पड़ेगा. इट कैन नॉट हैपन इन अ डे. एक्चुअली रियलिटी हमेशा सुनने में खराब लगता है, देखिए. और जो आपने सजेशन दिया है वो एक टका सजेशन है, मैं मानता हूँ. 1 लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप 1 करोड़ रुपया नहीं बना सकते, बहुत टाइम लगेगा. लेकिन हाँ, आप 1 करोड़ वर्थ का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं. ये बहुत प्यारी बात की संदीप जी आपने, बिकॉज 1 लाख से हम सब ब्रोकिंग लाइसेंस तो ले ही सकते हैं ना. बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले. और बताइए. सब ब्रोकिंग में मेरे को याद है, मैं और मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने स्टार्ट किया, बिलीव मी 89,000 से हमने स्टार्ट किया था. 89,000 क्या चीज का दिया था? आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक वीसैट. कंप्यूटर्स हमने हमारे एक फ्रेंड से बोरो करके लाए 2 कंप्यूटर, और हम लोग दोनों ही ऑपरेटिंग करते थे, हम दोनों ही मार्केटिंग करते थे. फिर एक बंदे को रखा सैलरी पे, जो कि 3 महीने बाद अकाउंट आया हमारा पहला अकाउंट. बट हमने उससे सब ब्रोकिंग सीखी और एक क्लाइंट मिला जिससे हम लोगों ने ब्रोकरेज जनरेट की 50 lakhs प्लस इन दोज डेज, इन 2002-3. बट हमें शेयरिंग जो मिलती थी आईसीआईसीआई डायरेक्ट से सिर्फ 22%. बट ठीक है, हमारे कैपिटल बनी, हमारा एक जुनून बना. हमें लगा कि व्हाई नॉट नाउ वी गेट इनटू ब्रोकिंग आवरसेल्व्स. तो मैं जब एनसीडीएक्स की मेंबरशिप खुली दिसंबर 15 2003 में, तो वी जंप्ड ऑन टू इट एंड हमने एनसीडीएक्स की मेंबरशिप ले ली. सो रास्ते दिखते जाते, आप बस इस इकोसिस्टम में बने रहिए और आप इधर उधर मत होइए. ये बहुत मतलब वैलिड पॉइंट है. तो एक ये एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव नहीं था आज का डिस्कशन का, बट डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से चला गया. ये कि 1 लाख रुपए से मार्केट में करियर कैसे बनाए, और आपने एक अच्छा पाथ दे दिया कि 1 लाख से तुम फुल टाइम ट्रेडिंग करके घर नहीं चला पाएगा. 1 लाख से लेकिन तुम बिजनेस क्रिएट कर लेगा, लोगों का पैसा मैनेज कर सकता है सब ब्रोकर बन के, और धीरे धीरे अपना कैपिटल में ऐड करते जाओ, और वो 1 लाख को 10 लाख बनाओ, और फिर एक फुल फ्लेजेड बिजनेस के अंदर में उतरो. बहुत अच्छा सजेशन. थैंक यू संदीप फॉर टचिंग दिस पॉइंट. ऑल्दो देयर वाज नो कॉन्शियस एफर्ट टू डू दैट, बट बात में एक बहुत रेलेवेंट बात आपके मुंह से निकल गई. थैंक यू. सब ब्रोकिंग लाइसेंस कैसे लें, प्लीज एजुकेट. ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे पाएंगे? हाँ हाँ, अरे मैं तो यही काम करता हूँ. हम तो सब ब्रोकर्स और बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं, और हमने बिजनेस पार्टनरशिप में भी अलग अलग तरीके के हमने वो कर दिया कि भाई किसी आदमी के पास पूरी टाइम है, ऑफिस है, तो आप स्टाफ रख सकते हो तो आप स्टाफ रखिए और ऑफिस लेके बैठिए और आप प्रॉपर सब ब्रोकर बनिए. वो नहीं है तो आप रेमेजियर बन जाइए, आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करवाइए और यहाँ पे सेंट्रलाइज ट्रेडिंग होगी और आप रेमेजियर बन गए. और रेमेजियर बने, आपको जो शेयरिंग है वो कम मिलती है, बट आपको कुछ नहीं करना है. और तीसरा है कि आप खाली अकाउंट ओपनिंग एसोसिएट बन जाइए रेफरल्स का. आपके पास म्यूचुअल फंड की बिजनेस है, म्यूचुअल फंड्स में आपके पास क्लाइंट है, आप फॉरवर्ड कर दीजिए. सपोज कोई भी अच्छा ब्रोकर जहां पे भी आप टाई अप करते हैं, सब लोगों के पास आजकल पीएमएस एज अ प्रोडक्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप वहां पे अकाउंट ओपनिंग करवाते जाइए. तो और अगर आपको प्रॉपर बड़ा बिजनेस करना है तो सब ब्रोकरशिप भी कुछ नहीं है. आजकल एक ऑथराइज पर्सन की एक सिर्फ 2200 रुपए या 2500 रुपए लगते हैं. एनएससी और ये सब में भेजना होता है. पहले फिर भी क्या सेबी के पास जाता था और बहुत बड़ी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, 6 महीने साल भर लगते थे जब हमने लिया था. बट आज क्या होता है, आप कंपनी को दीजिए, वो ऑथराइज पर्सन एनएससी में दे देते हैं, बीएससी में दे देते हैं, और 2500 रुपए में काम हो जाता है. एंड यू कैन स्टार्ट. एंड आपको कंपनीज हेल्प करती है, कंपनीज के मैनेजर्स आरएम्स आते हैं और आपको खुद ही सिखाते जाते हैं. और टिपिकली कितना रुपया, ये तो 2500 रुपया आपने फीस बता दिया सब ब्रोकिंग का, जो कि सर्टिफिकेट या सेबी में एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए. लेकिन क्या ब्रोकर भी कोई फीस चार्ज करता है क्या सब ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए? नहीं, ब्रोकर नहीं करता. ब्रोकर, कई ब्रोकर्स लोग एक परफॉर्मेंस गारंटी के हिसाब से वो लोग डिपॉजिट्स लेते हैं. बट आज हम लोग ऐसा ब्रोकर, हाँ, हम लोग डिपॉजिट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई जिनको करना वो करेगा. मोटिवेट करो, अगर मोटिवेटिंग होगी तो आदमी खुद करेगा. बट फिर भी जनरली सबके पास कुछ ना कुछ स्टॉक्स होते हैं. वो अपना डीमैट अकाउंट पहले खुद खुलवाता है, अपने स्टॉक्स डाल देता है, फिर धीरे धीरे अकाउंट खोलते रहते हैं. तो हम लोग जनरली जब तक 10-12 क्लाइंट्स नहीं लाता है तो हम उसको तब तक बहुत मोटिवेट करते रहते हैं. और 10-12 क्लाइंट लाता है तो 2 एक्टिव होंगे. 15% का रेशियो होता है जनरली इसमें एक्टिव और इनएक्टिव का. तो 100 क्लाइंट जब तक नहीं बनाता है उनको सांस नहीं लेनी है, वो ही शुड. और 100 क्लाइंट क्या होता है, महीने के 7-8, और 7-8 क्लाइंट नहीं बनाओगे आप पूरे दिन, अगर पूरा टाइम दे रहे हो तो 100 क्लाइंट बनेंगे, तब 15 से 20 क्लाइंट काम करना शुरू करेंगे. 15 से 20 क्लाइंट काम करेंगे तब जाके आपके अगर 2000 रुपया भी अगर ब्रोकरेज 3000 भी जनरेट करते तो 50,000 रुपए होते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी इजी बिजनेस. एंड देन आप म्यूचुअल फंड की लाइसेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड के डीलर वो बन सकते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग के आप सब ब्रोकर बन सकते हैं. तो पूरा अगर आप सीएफपी कीजिए साथ में,
तो अगर पूरा 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले लोग बहुत कम है मार्केट्स में, और करते हैं, बहुत लोग करते हैं, हम सब करते हैं, बट अच्छे से करने वाले लोग मुझे बहुत कम दिखते हैं। तो अगर कोई सब ब्रोकिंग लाइसेंस लेना चाहता है और किसी भी ब्रोकर के थ्रू वो ले सकता है, एक नॉमिनल डिपॉजिट के अंदर में लाइसेंस लेके काम कर सकता है। अब एक बार मैं आपके पहला स्टेटमेंट में आता हूं कि क्लाइंट का पैसा मैनेज, तो क्या एक सब ब्रोकर क्लाइंट का पैसा मैनेज कर सकता है? मैं इसमें आपको एक्चुअली करेक्ट भी करवाना चाहता था। मैं क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करने के लिए, वैसे मैं जो पॉइंट बोला था, मैंने ये बोला था कि कोई अगर वेल्दी रिलेटिव हो आपके पास, या जी। वेल्दी फ्रेंड हो, या वेल्दी अच्छा। कनेक्शन हो, उनके पास पैसे हैं, उनके पास दिमाग भी है, बट ही नीड समवन टू टेक केयर ऑफ हिज पोजीशंस, या पूरा टाइम बैठे और उनके साथ, उनके मेंटोरिंग में वो काम को मैनेज करता रहे। वो तो एम्प्लॉय हो गया, करेक्ट, वो तो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय बन के विद शेयरिंग, जो जॉबर्स होते हैं बेसिकली कलकत्ता में, जॉबर्स जो इतने बड़े बड़े जो जॉबिंग हाउसेज है, और आई थिंक आपका भी एक बहुत बड़ा मैंने देखा हुआ है, बीन टू योर ऑफिस आल्सो, बड़ा वंडरफुल ऑफिस आपने 2005-6 में क्रिएट कर दी, और इतने एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे, इतने लोगों को आपने सिखाया और एम्प्लॉय किया, सो दैट वाज आल्सो वेरी बिग सर्विस टू द इंडस्ट्री। तो मैं, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था, जो सब ब्रोकिंग में क्या होता है, आप अपने क्लाइंट को एक तरीके से गाइड कीजिए, एक अच्छी रिसर्च। जनरली क्या होता है, अभी कुछ बड़े कॉर्पोरेट ब्रोकर्स के कुछ लोगों ने इस चीज को बदनाम कर दिया, आरएम बन के कई लोगों के बहुत पैसे इधर उधर हो गए, वो एफएनओ में काम करवा दिया, अपनी ब्रोकरेज और अपनी कमीशन, जो उनको सैलरी प्लस कमीशन और टारगेट्स अचीव करने के लिए किए, वो खत्म हो गई चीज। और अब जो मैं बोल रहा हूं कि आप क्लाइंट्स को अच्छे से एडवाइस कीजिए, आप काम कीजिए, आप ब्रोकरेज जनरेट कीजिए। और देखिए, शेयरिंग वाली चीज वैसे यू कैन नॉट डू इट लीगली, बट सिस्टमेटिकली यू कैन गाइड द क्लाइंट, एंड क्लाइंट से ब्रोकरेज भी जनरेट होती है, और क्लाइंट की कमाई होगी तो वो लंबा भी चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको उनसे रोज ब्रोकरेज निकालने के लिए खूब ट्रेडिंग करवानी है, आप होलिस्टिकली कीजिए, बट देन आपके पास और भी बहुत रास्ते आएंगे। देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग पीएमएस प्रोडक्ट्स ऑफ गुड पीएमएस ब्रोकर्स, या पीएमएस के कई बुटीक पीएमएस मैनेजर्स, वो लोग का प्रोडक्ट लाइए। सो लाइफ इज। एक क्वेश्चन ये मिस्टर ऑल्टरनेट पूछ रहे हैं कि सब ब्रोकर क्यों बने जब डिस्काउंट ब्रोकर्स ने पूरा बिजनेस ले लिया है, तो क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में? आज खोल दीजिए अपनी मन की बात। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे पता था डिस्काउंट ब्रोकर की बात आएगी। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर्स को भी पार्टनर्स चाहिए, ऐसा नहीं है। आप क्या करो, 2 जनों के सब ब्रोकर बनो आप, एक ब्रोकर के बनो और एक डिस्काउंट ब्रोकर के बनो। तो ये भी एक नई स्ट्रेटेजी है, ये मैंने बहुत मेरी लाइफ में अलग अलग तरीके से किया हुआ है। मैं जब स्टार्ट किया था मेरे पार्टनर के साथ बिजनेस, तो हम लोगों ने 15 कंपनीज की डीएसएशिप ली थी। इट वाज अ फाइनेंस सुपर स्टोर, एंड 222123 एक इजी टू रिमेंबर नंबर। तो होम लोन अगर बेच रहे हैं, तो हमने उस टाइम पे एग्रीगेशन स्टार्ट कर दी थी। आज अगर बैंक बाजार और पैसा बाजार एग्रीगेशन करता है, तो हमने उस टाइम पे एक अच्छी कंपनी का होम लोन प्रोडक्ट होना, अच्छी का मतलब कि जो प्रीमियम कस्टमर्स और जिन लोगों की सिविल स्कोर बेटर है, जैसे कि सपोज LIC और HDFC जिनको देती है, और एक है जिनको ये कंपनियां नहीं देती है, और ये केसेस को कहां डालना है। तो उस टाइम पे एक जी कंट्री वाइड हुआ करती थी, जो कि अभी ऑपरेशंस बंद करके चली गई, उनका लैब का प्रोडक्ट हम लोग बेचते थे। फिर हमने इंश्योरेंस में बोला, अच्छा ये क्लाइंट यहां फिट होता है, इसको इसमें डालो, वाइफ के नाम से दूसरी एजेंसी ले लो, उसमें डालो। ऐसा करके लोग बात करते हैं। और हमने सब ब्रोकिंग में भी, अगर हमने आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ली है, तो दूसरी तरफ हमने, क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड अ ग्रेट ब्रोकरेज हाउस, और आज भी इतनी प्रीमियम ब्रोकरेज चार्ज करके उन्होंने सर्विसेज दिया, 3-in-1 अकाउंट और सब कुछ दिया है। बट उस टाइम पे हम लोगों ने एक और ब्रोकर से टाई अप किया कि नहीं, अब जो लोग को और सर्विसेज चाहिए, जिन लोगों को बैंक ब्रोकर नहीं होने से भी चलेगा, तो वहां पे उनको डालते थे। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम तो खुद की मेंबरशिप ले ले। सो ये इवॉल्व होते रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक डिस्काउंट ब्रोकर, इवन जीरोधा के कई सब ब्रोकर्स को मैं जानता हूं, जिनके 10-10, 15-15 हजार क्लाइंट्स हैं, जिनको मैं कोई सेमिनार में मिला, कॉन्फ्रेंस में मिला और पूछा, तो मैंने उनकी वो खाली अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो लोग वहीं पे सब करवाते हैं। दूसरी तरफ मैं बोलूंगा कि डिस्काउंट ब्रोकर्स से कंपटीशन से डरना नहीं है। आप प्रीमियम ब्रोकरेज लीजिए, आप अगर ह्यूमन टच देंगे और आप सर्विसेज अच्छे से देंगे, आज 25 से 35 के एज के लोग जो है वो कंप्यूटर सेवी होते हैं।
35-40 के ऊपर वाले लोग, सारे लोग कंप्यूटर savvy नहीं होते। कंप्यूटर savvy होंगे तो भी उनको चाहिए कि नहीं यार कोई आदमी मेरे ऑर्डर पे काम करने वाला हो। तो आजकल ऑनलाइन हेल्प वाली कंपनियां होती है। आप सोचिए टेंडर का प्रोसेस होता है, फुल टाइम काम होता है कंपनी का टेंडर डालने का, मगर उसके भी आजकल टेंडर डालने वाले लोग ऑनलाइन हेल्प करने वाली कंपनियां बन गई है। तो ऐसा नहीं है। और फिर आपको हैंड होल्डिंग, क्लाइंट्स को रिसर्च भी चाहिए, दिन भर कोई सुनने वाला चाहिए, आधे घंटे बात करने वाला चाहिए। स्टॉक मार्केट में आने के बाद आदमी बहुत बातूना हो जाता है। विवेक जी ये बात तो देखिए मैं कितना बोल रहा हूँ, सवाल एक पूछते हो 10 जवाब देता हूं। तो उसमें क्या होता है, उसको शाम को 4 बजे बाद मार्केट क्या लगता है, कैसा लगता है, आपको बात करने वाला चाहिए। आप जीरोधा में किससे बात करोगे, आप बता दो मुझे। मैं जीरोधा, सॉरी, मैं आई शुड नॉट टेक द नेम, एनी डिस्काउंट ब्रोकर और एनी बिग ब्रोकर, मतलब कई बार क्या होता है हमारी जो यूएसपी बन जाती है वो बनती है पर्सनलाइज सर्विसेज, एंड मैंने मेरा वही दे रखा है, यूएसपी बोलते हैं पर्सनलाइज सर्विस। आई विल ट्राई, आज अगर मेरे 35-40 हजार क्लाइंट्स है, पूरी कोशिश करते हैं कि, हालांकि सब आते नहीं है, क्लाइंट्स भी बहुत सेंसिबल और समझदार होते हो, बिना बात का वो भी डिस्टर्ब नहीं करते। वो जानते हैं कि यार संदीप जी के पास जाए तो एक छोटी प्रॉब्लम लेके नहीं जाएंगे, जब अगर नहीं हो तो स्केल अप करे या एस्केलेट करे। सो ऐसा नहीं है, आप रीचेबल हो, और मुझे लगता है कि वो चीजें अपने ऐसे ब्रोकर और सब ब्रोकर के पास हुई। सो डोंट वरी, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, आप टेक्निकल और फंडामेंटल में अच्छे होइए, आपको क्लाइंट को लगना चाहिए कि ये मेरे से बात करने लायक आदमी है और इससे मैं बात करूंगा और कनेक्टेड रहूंगा, तो मुझे जो ब्रोकरेज दे रहा हूं एक तरीके से महीने की कंसल्टेंसी है फॉर माय जर्नी इन द स्टॉक मार्केट्स। सही है, सही है, ग्रेट पोजीशन। या एंड कितने क्लाइंट्स चाहिए आपको? क्लाइंट्स चाहिए 200 क्लाइंट्स, 200 क्लाइंट में से 40-50 को आप अच्छे से सर्विस दीजिए। आप देखिएगा, फिर उन्हीं को ही आप म्यूचुअल फंड भी देंगे, उन्हीं को ही आप आईपीओ में लाएंगे, उन्हीं का ही आप ओएफएस कराओगे। ओएफएस जबरदस्त, मतलब ब्रोकरेज चर्निंग एक प्रोडक्ट है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बिकॉज उसमें क्या होता है, आप एक साथ आज 2 लाख रुपए लगाए, कल वो 2 लाख का माल बेचता है, तो बहुत जल्दी वॉल्यूम होता है। आप 50 क्लाइंट का करवाते हैं तो 50 इंटू 2 लाख 1 करोड़ रुपया एक दिन हो गया, और दूसरे दिन 1 करोड़ रुपया हो गया। 20 पैसे भी लेते हैं तो 20,000 रुपए होते हैं। सो इन तरीके की छोटी छोटी कैलकुलेशन से जो ऐसे ओपन फोरम में लगेगा कि संदीप जी जनरली तो जैन साहब के जेम्स देते हैं, आज ये दलाली वाली बातें कहां करने लगे। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि दिल से होंगी, तो आपको पता भी नहीं लगा होगा कि मैं कई बातें निकलवा लिया हूं आपसे आज। हाँ, आपका एक्सपर्टीज मानना पड़ेगा। मैं इतना दिल से आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं किया, फॉर श्योर। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी देर से पूछ रहे हैं सागर जी, इनका लेते हैं कि he started SIP in core technology fund, is it a good idea for long term? इट्स अ गुड आइडिया सर्टेनली, बट मैं एक चीज कहूंगा कि सेक्टोरल फंड्स का रिस्क आपको समझना पड़ेगा। कोई भी आप सेक्टोरल फंड में जाते हैं, रादर मैं यही बोलूंगा कि अब आपके और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स क्या है, सिर्फ इस एक लाइन को पढ़ के मैं राइटली एडवाइस कर दूं ऐसा नहीं है। मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, आप उसमें कितना म्यूचुअल फंड को एलोकेट कर रहे हैं, टोटल एसआईपी कितना कर रहे हैं, उसमें से आपने 4 या 5 एसआईपी ली कि नहीं, उनमें से एक सेक्टोरल हो सकता है। मगर आपने एक ही एसआईपी की और वही सेक्टोरल हो जाए, सो दैट इज नॉट राइट। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। तो वो पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में इसको स्प्रेड कर दे। बिल्कुल करना चाहिए। उसमें भी आपकी एज समझनी पड़ेगी मुझे, एज क्या आपकी। ओके ओके, वो तो नहीं पता लगेगा, बट हाँ, वी गॉट अ सेंस ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। या मतलब एज होगी तो मिड कैप, जनरली मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सी कैप में जाइए आप, अपॉर्चुनिटीज फंड होते हैं, और मोस्टली स्मॉल कैप, मिड कैप, जैसे मैंने आज भी मेरा, अगर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा रिसेंटली स्टार्ट किया मैं पहले इतना इन्वेस्टिंग में ध्यान नहीं देता था, मैं ब्रोकिंग में और रिसर्च में और इन्हीं में ही रह गया था, बट मैंने फरवरी मंथ में म्यूचुअल फंड्स में डाला, तो आई हैव एग्रेसिवली इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो ये मिसनोमर है, लोग इसको गलत नाम दे रखे हैं। मार्केट कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप को नहीं बताया जा सकता है। अगर कोई अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, वो अगर मैनेज कर रही है, तो वो लार्ज कैप कोई दिन बनेगा वो स्टॉक। और अगर नहीं भी बनता है, उस इंडस्ट्री का एक बोलते हैं ना पेट कितना है, मतलब उस इंडस्ट्री की साइज कितनी है। अगर वो इंडस्ट्री, सपोज एक ऑर्गेनाइज पान दुकान का चेन ही खोलना है, अब पान दुकान थोड़ी ना आप आटा और चावल की तरह बेच दोगे, या आप कोई वैसे करो कमोडिटी की तरह, जितना है उसकी साइज उतनी रहेगी। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि उसमें उसका मार्केट शेयर कितना है और उस इंडस्ट्री में वो कहां तक पहुंचे हैं। तो कई कंपनियां ऐसी है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बट और वर्ल्ड के कई सिंगल मैन्युफैक्चरर है वो, और वो 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ में अवेलेबल है।
क्योंकि वो विजन नहीं है। कई बार अब कई बिरला कंपनीज है तो वहां वो लोग अननेसेसरली उनका नहीं बढ़ता मार्केट कैप, और वही कई दूसरे ऐसे कई कॉर्पोरेट है उनको खाली मार्केट कैप बढ़ाने में ही काम मजा आता है। सो मार्केट कैप, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि निफ्टी भी जो 50 कंपनीज की जो निफ्टी बनती है उसमें भी और भी कई क्राइटेरिया के चेंजेस होने चाहिए। आप 1 लाख रुपया बोरो करके, 1 लाख करोड़ रुपया बोरो करके 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप बना सकते हो। बट मैं अगर 500 करोड़ अगर मैं इंटरनल जनरेट करके मेरे प्रॉफिट से धीरे धीरे कंपनी खड़ा कर रहा हूं, तो मुझे शायद नींद भी बेटर आएगी। 1 लाख करोड़ वाले को नींद नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। वी हैव सीन बिटवीन द टू अंबानीज आल्सो, फाइनली मुकेश अंबानी जी भी अपने डेट्स को कम करने के लिए लास्ट ईयर स्टेक्स को धीरे धीरे बेचा है। तो बहुत फैक्टर्स होते हैं कब मिड कैप, और तो मैं तो यही कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडिया के हैं वो एक्चुअली में लार्ज कैप ही, और उसमें वो लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स लेते हैं। ठीक। एक जतिन का क्वेश्चन है, he used to work at Microsoft India and they offered Microsoft stocks. Currently I have a stock worth 11 lakhs. Should I keep them invested there or sell them and invest in Indian market? वाह, Very good बड़ा question. क्वेश्चन। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन मेरे को मेरे बेटे ने भी पूछा था। अब मेरा बेटा भी अभी लास्ट ईयर 18 साल का हुआ, 19 साल का है, तो वो इंटर्नशिप शुरू किया, और इंटर्नशिप में 6 महीने बाद उसको अब इंटर्नशिप में वो मिलने लगी उसको स्टाइपेंड। तो उसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड में डाला पैसा, मतलब मेरे को पापा जो मिलेगी आई विल पुट इट इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये उसका भी यही क्वेश्चन था कि व्हाई नॉट आई इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट्स, यूएस फंड्स। और आजकल बेस्ट पार्ट क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स है इंडिया के, वो लोग आजकल यूएस की एक्सेस दे रहे हैं। कई ऐसे ब्रोकर्स आ गए हैं जो कि आप कई स्टॉक बहुत बड़े होते हैं, एक ले नहीं सकते हो, तो आपको इन पार्ट्स इन बिट्स ले सकते हो आप। तो ऐसे ब्रोकर्स भी आ गए। तीसरा, आप एलआरएस है, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू आप बाहर पैसा डाल सकते हो। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, आप ये कंपनी के शेयर्स को मत बेचिए। आप जो नया पैसा लगा रहे हो वो आप इंडियन मार्केट्स में लगाइए। देखिए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में आपको बहुत कुछ पता रहता है, और आपको एकदम हॉर्सेस माउथ हो, आप भी अपने आप में हॉर्स ही हो। तो हम तो आपसे पूछने आएंगे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आप हमें मत पूछिए माइक्रोसॉफ्ट में मैं क्या करूं। सो कि आप यहाँ के आईटी फंड्स में, आईटी स्टॉक्स में, आप इस इंडस्ट्री को समझते हो तो आप यहाँ की कंपनीज को एनालाइज कीजिए एंड देन यू इन्वेस्ट। ओके, फेयर पॉइंट। विपुल पूछ रहे हैं कि सर एसबीआई कार्ड्स पे कोई व्यू है क्या? इनका खरीदा हुआ है 957 वेव 957 में। देखिए, ये एक स्टॉक है ना, मैं इससे थोड़ा मतलब, देखिए मैं रॉन्ग हूँ इस स्टॉक को लेकर, मेरे एनालिसिस इस स्टॉक को लेकर सही नहीं गई। कई स्टॉक्स है जैसे कि एसबीआई कार्ड्स है, या फिर जुबिलेंट फूडवर्क्स है, या फिर अडानी ग्रुप है, सारे लोग सब जगह सही नहीं जाते। यहाँ मैं गलत गया हूँ, मैं इवन इन्फो गलत गया हूँ। मुझे कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशंस वाली कंपनी जहां पे मुझे ऑनलाइन का थ्रेट दिखता है, या फिर कोई भी आके एसबीआई कार्ड से, चलिए एसबीआई है बोल के, और प्लस एचडीएफसी बैंक्स को कार्ड्स इशू करने से रोका हुआ अभी आरबीआई ने, तो इनको बहुत फायदा हुआ। प्लस इट इज बैक्ड बाय गुड दिस थिंग, कई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इसमें। बट स्टिल मुझे ये एक्सपेंसिव लगता है। मुझे लगता है कि इसने रिटर्न्स तो बहुत अच्छे दे दिए अभी, और आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होना चाहिए। नाउ आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन इन टोटलिटी, बिकॉज जो क्वांटिटी आप बता रहे हो बहुत बड़ी है, तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो और उसका अगर 5 से 8% हो तब तक तो ठीक है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो का अगर 20% है तो मैं बोलूंगा कि इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। सो बट आई एम नॉट वेरी बुलिश। मेरे को अगर आप ट्विटर पे भी देखे होंगे, कोई भी एसबीआई कार्ड पूछता है तो मैं एक पॉलिटिकली करेक्ट या सिस्टमेटिकली आंसर करता हूं, नॉट बुलिश, नॉट वेरी बुलिश। सो आई एम नॉट बेरिश ऑल्सो, बिकॉज एसबीआई है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस है। बट मुझे लगता है कि फिर आप अगर ये बहुत प्रॉमिसिंग होता, आप सामने सामने क्रेडिट कार्ड से सिटी बैंक जिसने पायनियरिंग की थी इंडिया में, वो भी एग्जिट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़ा थ्रेट मिलने वाला है इनको। Okay. और मैं तो क्रेडिट कार्ड पर्सनली बताऊं तो मैं यूज ही नहीं करता। मैं तो आता है, कई बार मैंने कार्ड दिया और फेंक दिया। मैं अभी भी बंद करवाया हूं। मैंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, नॉट बिकॉज एसबीआई से कोई है, मैंने क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया। मेरे पास 2 या 3 थे, मतलब मेरे को एक बहुत है, बस एक बस रखने के लिए, और हम यूज करते हैं डेबिट कार्ड। जी जी, इंटरेस्टिंग। अनीता शाह पूछ रही है जस्ट डायल के बारे में, कोई व्यू? अगेन आज मुझे लग रहा है कि आप कुछ चुन चुन के लोगों को मतलब इनवाइट किए हैं, जो कि जिन स्टॉक्स को मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं करना। मैं जस्ट डायल में भी मैंने जस्ट डायल को मैंने 2013 या 14 में, जब ये 1500 रुपया था, तो मैंने सेल कॉल,
फिर उसके हाँ बाद ये नीचे आया 300-400 रुपए। अब यहाँ पे मुझे क्या डर लगता है, ये गूगल है, फेसबुक है, ये लोग को कोई दिन चढ़ गई ना, तो ये लोग अभी कर नहीं रहे, ठीक है। और कई बार डर लग रहा था कि ये लोग अगर करना चाहे तो लोग बहुत हद तक जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज इंडियन मार्केट्स में। और इंडियन में ऐसा नहीं है कि अमेजोन ने एक अच्छे से इंडियन सीईओ को एम्प्लॉय करके इंडियन मार्केट्स की फील लेते हुए अमेजोन अच्छा इनरोड्स बना रही है, तो वैसा ही ये लोग भी कर सकते हैं। यहाँ कंपटीशन बहुत बड़ा है। आप देखिए एक और कंपनी है इन्फीबीम, वो एक स्टेप आगे जाती है और वो हर कंपनी को रजिस्टर करके उनको पूरा स्टोर बना देती है, सारे और एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस देती है। फिर आप इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट अच्छा खासा चल गया और वो लोग एक एक्स्ट्रा B2B टाइप का प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। फिर इन्फो एज है, सो बहुत इन्फो एज, बल्कि मुझे फिर भी आई एम मोर कंफर्टेबल विद इन्फो एज, बिकॉज वहां पे जो वर्टिकल्स है, एक वर्टिकल्स प्रॉफिट मेकिंग वर्टिकल्स है या फिर रेवेन्यू जनरेटर्स है। हालांकि जस्ट डायल में बहुत बड़ा इन्होंने कस्टमर बेस बना लिया, सब कुछ है, बट आप बोलोगे कि खरीदना है तो मैं बोलूंगा मैं नहीं खरीदूंगा, और आप बोलोगे होल्ड करना है तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, अभी बहुत करेक्टेड हो गया, यहां से चल सकता है, बट स्टिल। और ये लोग बोल रहे कि हम भी इंडिया मार्ट की तरह कुछ नया बिजनेस करने वाले, ये करने वाले हैं। कई बार न्यूज आ जाती है कि गूगल आने वाला है इसके अंदर, बट ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। सो आई एम नॉट बुलिश, और ऐसे कई कंपनियां और आ सकती है। इट्स नॉट दैट टफ टू क्रिएट दिस थिंग एनीवे, बट जर्नल इज बीइंग फेवर्ड बाय लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सब लोगों के उसमें है इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में, तो ठीक है, कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा दिखता होगा जो मुझे नहीं दिख रहा जी। अब आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है क्रिप्टो। ओ अगेन मैंने बोला ना, आज आप मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कि आप चुन के पूछ रहे हो या कैसे पूछ रहे हो? आप ये पूछ रहे हो चुन के, ओके। अरे मतलब आप ही के साथ तो मस्ती कर सकते हैं ना संदीप भाई। ओके, थैंक यू सर। आई एम ऑलवेज देयर। मैं तो अब बोलूंगा, मैं खुद ही सेल्फ इनविटेशन लेने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, आप बुलाओ या नहीं बुलाओ 1-2 महीने बाद। एनीवेज, अब क्रिप्टो में मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए क्या, बताइए ना। नहीं, मैं देखिए, मैं क्रिप्टो के बारे में मैंने अभी तक चैनल पे भी नहीं बोला। क्रिप्टो के बारे में एक बार हमारा डिस्कशन जरूर हुआ था, तो मैं तो बहुत डरा हुआ हूं जिस तरीके से लोग, जो न्यू जेन है, हर छोटा बच्चा सबसे ज्यादा क्रिप्टो की बात करो, जिस नंबर के अकाउंट्स क्रिप्टो के खुले हैं। आई एम रियली अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड आल्सो एट द सेम टाइम, कि जिस चीज को एक लीगल स्टेटस वैसे नहीं मिली है। बिकॉज देखिए, इलीगल स्टेटस नहीं है, ये मान सकते हैं, बट साथ साथ लीगल स्टेटस भी नहीं है। एंड एक करेंसी को मुझे नहीं लगता कि इंडिया, जैसे चाइना ने भी अभी खरीद दिया, और इंडिया, हम लोग एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी है, और आज हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में, और आप ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो को इंडिया में इतनी इजीली, हालांकि कुछ अभी ऐसे अनाउंसमेंट्स आ गए, या सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आया है, तो थोड़ा फेवर की चीजें भी है, और बोलते हैं कि इतने सारे हैं, 2500 बिट ये क्रिप्टोज हैं, उसमें से कुछ तो चलेंगे ही। और मैं अगर यंग लोगों से बात करूं तो वो बोलते हैं अगर गोल्ड की ट्रेडिंग हो सकती है, गोल्ड के साथ अगर वैल्यू अटैच करते हो आप, जो कि वो भी माइनिंग होती है, तो वो फिजिकल गोल्ड है, ये डिजिटल गोल्ड है, इस लेवल तक। बिकॉज मेरी काफी डिस्कशन मेरे इवन बेटे के साथ हुई है, मैं उससे समझ के मैं काफी हद तक आज अच्छे से बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं जब भी वॉक पे जाता हूँ तो वो मुझे ये नई चीजें बताता है। जैसे कोक वाली बात भी, कोको कोला वाली बात भी उसी ने मुझे अपडेट किया कि कैसे रोनाल्डो वाला जो एपिसोड हुआ। सो एनीवेज, व्हाट आई सजेस्ट इज कि क्रिप्टो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्रिप्टो को। अगर कल को इनकम टैक्स वाले, और मुझे लगता है कि बहुत इतना इजी नहीं होगा कि अगर कोई बहुत बड़ा, पता नहीं, मतलब मुझे ओपन फोरम में बोलने पे, इतना ओपनली बोलने पे यहाँ पे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। आई एम नॉट विद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपकी भावना को। MCX, अरे वाह, ये आप बताइए विवेक जी। नहीं यार, मेरा काम है मॉडरेट करना। देखिए, मेरा जो है वो MCX आपकी और मेरी फेवरेट कंपनी है। हमने MCDX से करियर शुरू किया था, बट MCX ने हमें ग्रो करवाया है, और 2004 से लेकर 2011-12 तक तो MCX जबरदस्त चलता था। बाद में ये डब्बा की प्रवृत्ति और बढ़ गई, या फिर कुछ एपिसोड्स ऐसे हुए इंडस्ट्री में, कमोडिटी इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से थोड़ा वो रहा। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन MCX। आप राकेश झुनझुनवाला जी ने
500 550 के लेवल्स पे एंट्री ली हुई है, उनकी 4 से 5% शायद इक्विटी है। ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ एमसीएक्स एंड मैंने इसको 238 पे 1 अगस्त 2013 को एनएससीएल का एपिसोड हुआ था, जिसको हम सब ब्रोकर्स लोग एक बहुत ही एक खराब सपने की तरह देखते हैं, और उसकी वजह से कमोडिटी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा डेंट और इम्पैक्ट भी पड़ा है। और उसके बाद से मैंने भी ठाना कि मुझे इक्विटीज पे कुछ बड़ा करना है। भले थे इक्विटीज के पर्सन, फिर कमोडिटीज में आए, फिर वापस से इक्विटीज की तरफ जब देखे तो यही रीजंस थे कि 2012 में गुआर का एपिसोड हुआ, 2013 में एनएससीएल का हुआ। इससे जो एक कमोडिटीज का हमने क्लाइंटेल बेस बनाया, ये बहुत अफेक्टेड हुआ। फिर सीटीटी लग गया, तो इन सब चीजों से थोड़ा स्लो हो गया ग्रोथ। जो एक हम लोग बहुत जबरदस्त ग्रो किए थे, एवरी ईयर वी वर एक्चुअली डबलिंग एंड वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे थे, और खूब हेजर्स को लाए थे प्लेटफॉर्म पे, बट सब चीजें एक अजीब सी हो गई। तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स की जो जर्नी है, अभी एक बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं है ये इन दिनों में, लास्ट कुछ मंथ से, बट फिर भी आज 1500 के लगभग है। आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, प्लीज बाय द स्टॉक एंड फॉरगेट इट। जिस तरीके से लोगों ने इंडाइसेस को लॉन्च किया है, जिस तरीके से इन्होंने ऑप्शंस को लॉन्च किया है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि नॉन एग्री कमोडिटीज को मैनेज करना इज मच इजियर देन एग्री कमोडिटीज, और इंटरनेशनली जिस तरीके से भाव चल रहे हैं, सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन एमसीएक्स। सो आई एम वेरी बुलिश एंड मैंने हमारे क्लाइंट्स को बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड किया हुआ है। ओके। एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ये है एचडीएफसी एएमसी पे। या आई एम बुलिश ऑन एचडीएफसी एएमसी एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल नीचे आए तो भी लेना है, इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं, और नीचे आए तो घबराना नहीं है, बिकॉज निपॉन को हमने देख ही लिया। हमारे एक सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस बार लगी पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और एएमसी इंडस्ट्री में जो हुई है, वो है सेबी का रोल, हमारे रेगुलेटर का रोल। और इतना बड़ा एपिसोड एक हुआ जिससे एक बार एएमसी के ऊपर डेंट पड़ने वाला था, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का हुआ और लिक्विड फंड्स को लेकर हुआ। तो अब वहां पे भी इतने अच्छे से मैनेज किया उस इश्यू को, और इतने बढ़िया से मुझसे निकल के आए। सो जबरदस्त कॉन्फिडेंस। एंड अगेन एचडीएफसी एएमसी हमारे क्लाइंट्स को हमने एग्रेसिवली रेकमेंड किया हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दीज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इकोसिस्टम के हर सेगमेंट से एक एक स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप अलाउ करोगे तो आई कैन टॉक अबाउट इट कि मैं हर सेगमेंट से क्या क्या चुनाऊं। ओके। बीएफएसआई की अगर बात करें, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई बिगिनर है तो उसको कैसे चालू करना चाहिए, इंट्राडे करना चाहिए कि स्विंग? नहीं, दोनों ही नहीं करना चाहिए। अगेन वो जब तक मैं उस इंट्राडे ट्रेडर से मिलूंगा नहीं, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब बिकॉज इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में आने के लिए आपको उसकी पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस, उनकी नॉलेज, उनका इमोशंस, उनके जो किस लेवल का उनका, क्योंकि इंट्राडे बहुत ऐसे पेनफुल काम है, इतना इजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हमें देख के 1-to-1 डिस्कशन के बाद ही मैं तो रेकमेंड करता हूं। और मैं यही बोलूंगा बिगिनर्स के लिए, पहले अगर आप नॉर्मल अगर आंसर करना हो, म्यूचुअल फंड्स एंड प्राइमरी पार्टिसिपेशन, जिसके ऊपर हमने विवेक जी कम से कम 10 से 15 मिनट दिए हैं आपकी कीमती समय और लोगों की कीमती समय में से। अरे अच्छा, मेटल्स डाउन, कोई व्यू मेटल्स पे? देखिए मेटल्स में चाइना का जो अभी जो स्टेटमेंट आया, और जो वो लोग बोले कि हम कुछ रिलीज करेंगे, बट मैंने ऐसा लगा कि वो लोग बेस मेटल्स के ऊपर ज्यादा स्टेटमेंट दिए थे, और उनको ये था कि हम लोग हमारे बेस मेटल्स के जो रिजर्व्स हैं उनको रिलीज करेंगे। उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन आया, बट फेरस के ऊपर शायद वो नहीं था। बट अगेन एक चीज देखिए, कंटिन्यूअसली चल रहा है। आप देखिए कहां से कहां सेल पहुंच गया, कहां से कहां टिस्को मतलब टाटा स्टील पहुंच गया, और कहां से कहां जेएसडब्ल्यू। सारे स्टील स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल, एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर्स वर देयर ड्रीम क्वार्टर्स। और ये एक ऐसा हो गया था कि हर दिन वो लोग प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा करेक्शन आना भी अच्छा है, हेल्दी है, बट इट इज हियर टू स्टे। मुझे लगता है कि कोई भी अगर 8-10 साल की अगर साइकिल टूट के अगर बुलिश हो रही है, तो ये सिर्फ थोड़े दिनों के लिए नहीं होती है, ये कम से कम 2.5-3 साल रहती है। सो आई एम बुलिश ऑन मेटल्स, एंड मुझे लगता है कि फेरस मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके के वर्ल्ड के ग्रोथ के लेवल्स आ रहे हैं, यूएस में इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आए हैं, तो वो ग्रोथ को दर्शा रहे हैं, और जिस तरीके से स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं हर सेंट्रल बैंक्स के, तो आई थिंक पैसा इन मेटल्स में ही जाएगा, और मुझे लगता है कि बिल्कुल मेटल्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। Okay, fair enough. Before we,
क्लोज 2 स्टॉक है जो फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। एक है CDSL और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अरे वाह, क्या बात है। सीडीएसएल तो मेरे को सीडीएसएल मैन बोलने लग गए मार्केट्स में। मैंने इस स्टॉक को 190 रुपए नवंबर का महीना 2019 में रेकमेंड किया था। फिर 2020 पे एक शो आया था, 2020 से 2030 तक आप 3 स्टॉक रेकमेंड कीजिए। जी बिजनेस की बात है, मैं 4 या 5 जनवरी को मैंने रेकमेंड किया था, तब 200 रुपया था और एक बहुत ही बोरिंग स्टॉक, चलता ही नहीं है। बट सीडीएसएल को जितना हम जानते हैं, आप जानते हैं विवेक जी, हम रोज देख रहे हैं सीडीएसएल के, हम भी मेंबर है, सो वी कुड फील, वी कैन सेंस। और जिस तरीके से वो लोग, भारत सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, आप मार्कशीट तक आपकी डिजिटलाइज होने वाली है, कमोडिटी रिसीट्स आने वाली है डिजिटल, आपकी मार्कशीट्स आने वाली है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर और ब्राइट, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी शेयर सर्टिफिकेट सब डीमैट पे रखने हैं। और जिस तरीके से अकाउंट ओपनिंग हुई है, मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। 1000 रुपया मैंने 10 साल का टारगेट दिया था, ये हो गया 2 साल में अचीव। और मुझे लगता है जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। एंड बीएसई पे भी आई एम वेरी वेरी बुलिश। बीएसई अब एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहा, ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में दे आर वेरी बुलिश, दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। इंश्योरेंस में वो लोग इंश्योरेंस ब्रोकिंग में आ रहे हैं। सो इट्स अ मल्टी एसेट एक्सचेंज। और दूसरी बात ये हो रहा है कि सीडीएसएल में उनकी स्टेक है। तीसरी बात ये है कि वो लोग अगर कैश देखें उनके बैलेंस शीट में, उनका लिस्टिंग देखें, हर कंपनी को बीएसई में भी लिस्ट करवाना होता है। और अभी इनके हाईएस्ट लिस्टेड और मार्केट कैप, मतलब सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज इन्हीं के पास है। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक में निवेशित रहें। और बीएसई तो बिल्कुल ले सकते हैं, सीडीएसएल में थोड़ा सा डिक्लाइंस का इंतजार कर ले, ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है। बट स्टिल जिन्होंने ले रखा वो लिए हुए रहे, और स्टैगर्ड वे में बाइंग भी कर सकते हो ऑन डिप्स। लेकिन बहुत महंगा नहीं हो गया, या नीचे गिरे तो फिर लेना चाहिए? या इसीलिए मैंने बोला कि स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे लें, बिकॉज ये अब सस्ता नहीं होगा। एक रीजन ये है कि सीडीएसएल बहुत ज्यादा, हम सोचे कि बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि ये अभी हमने एक पार्ट ऑफ द स्टोरी देखी है। एक पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि इतने अकाउंट्स खुले और इसकी वजह से ये तेजी आई। फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो भी अब डीमैट में ही लेना चाहेंगे, क्योंकि उसको प्लेज करके काम करने में इजी रहता है। तो मुझे लगता है कि महंगा, और जिस तरीके की ग्रोथ और जिस तरीके के नंबर्स है, आप ये देखिए, आप इंडिया मार्ट और ये इन्फो एज 100 के पी मल्टीपल पे काम करते हैं। और हमारे यहाँ इतना रेगुलेटेड, जहां पे डुओपोली है, तीसरा कोई प्लेयर नहीं आएगा, और एनएसडीएल की भी लिस्टिंग बाकी है। डुओपोलिस्टिक, ओवर रेगुलेटेड विद हाई एंट्री बैरियर्स, वो अगर एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वो स्टॉक आपको सिर्फ 50 के पी मल्टीपल पे मिलता है, वो भी मैं ट्रेलिंग पी मल्टीपल की बात कर रहा हूं। तो मुझे बहुत सस्ता लगता है। बट ठीक है, आपने सही कहा, एक कंसोलिडेशन होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, करेक्ट हो, स्टैगर्ड वे में आप बाइंग करते जाइए। बाय एंड फॉरगेट स्टोरी। फैंटास्टिक। तो मैं आज का पूरा आपके साथ जो सेशन हुआ उसको समराइज करता हूं कि संदीप जी ने हमको एक मार्केट का व्यू बताया अपना, उनको क्या लगता है, वो कॉशियसली बुलिश मोड पे हैं। उन्होंने लेवल्स पे हम लोगों को बताया, तो जो अभी ज्वाइन किए उनको वीडियो स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा अगर उनका लेवल्स उनको जानना है तो। फिर उसके बाद संदीप जी के साथ हमने बहुत सारी बातें की, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ कुछ बातें की। लेकिन सबसे मजेदार मुझे लगा कि कैसे आप एक करियर बना सकते हैं शेयर बाजार में छोटे कैपिटल से भी, उसका हमको एक पाथ संदीप जी ने दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपने वो पाथ समझा है और आपने नहीं देखा है वीडियो, तो पूरा देख लीजिए, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। संदीप जी, मजा आया एज ऑलवेज। हाँ, वो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, उनका जो डायलॉग है ना, मजा आया, तो मन कर रहा हूँ डायलॉग बोले। नहीं, वाकई में बहुत मजा आया विवेक जी आपके साथ। तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ELM लाइव पे हूँ। मुझे लगता है कि जैसे हम कलकत्ता में आए, हम तो बाहर भी जाते हैं, मिलते भी है, लंच पे भी जाते हैं, तो वैसा ही लग रहा था कि वी आर डिस्कसिंग इट ओवर द कॉफी टेबल और लंच, और आई एम देयर इन योर कैबिन एंड वी आर टॉकिंग। एंड बहुत अच्छे ऑडियंस थे, बहुत अच्छे सवाल पूछे, एंड यू आर एज ऑलवेज, यू आर फैंटास्टिक। लव यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much for your time and thank you so much for your attention. I hope to talk to you soon and I'll call you and we'll have a chit chat again, continued chit chat again. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you दोस्तों, मजा आया, आएगा, क्यों नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। देखिए, सब गेस्ट जो हैं एक यूनिक वैल्यू ऐड करते हैं और पूरे एक सेशन के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं।
और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना, यही रियल में एक विजेता की परिभाषा होती है। तो आप ध्यान दीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मेरा तो मैं देखता हूँ 2 साल से जो मेरा ग्रोथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये फेस टू फेस और ELM लाइव का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप भी कोशिश करिए इनसे जितना इंपॉर्टेंट बात ले सके और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए, उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदा होगा। चलिए, थैंक यू। लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट वेडनेसडे। In the meanwhile, take care of your family and take care of your health. Bye bye.